शो ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। आज के मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन जल्दी से इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए। सोमवार से शुक्रवार बहस का नया शो रात 8 बजे जी न्यूज पर देखना ना भूलें आप, कसम संविधान की, जिसमें हम उठाते हैं आपसे जुड़े मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे, क्योंकि इस देश में सियासत की जवाबदेही तय करना जरूरी है। तो इसीलिए रात 8 बजे आप भी बनिए इस बहस का हिस्सा और देखिए कसम संविधान की जी न्यूज पर रात 8 बजे। ताल ठोके में आज बात करेंगे पाकिस्तान के चाल और चरित्र की, कहें तो उसके दोहरे चरित्र की, जिसका वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करना चाहता है। फिर चाहे बात पाकिस्तान की हो, फिर कनाडा की हो या फिर ब्रिटेन की हो, हर जगह पाकिस्तान अपने दोहरे चरित्र का उदाहरण पेश करता आया है। एक तरफ पाकिस्तान भारत में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का एजेंडा, कहना चाहिए उसका दुष्प्रचार चलाकर सारी दुनिया को भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करता है। लेकिन उसके अपने घर में क्या हो रहा है सब जानते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, बेअदबी की उसने खुली छूट दे रखी है। और इसी में सबसे ताजा मामला है लाहौर के पंजा साहिब गुरुद्वारे का। पंजा साहिब गुरुद्वारे में बेअदबी की गई है। ये बेअदबी वहां पहुंची लाहौर नाम की एक फिल्म स्टारकास्ट, ये हम आपको बताना चाहते हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है, जूते पहने हुए शख्स को आप देख पा रहे थे, चप्पल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्रू मेंबर्स और स्टारकास्ट ने ये बेअदबी की, शूटिंग के लिए वहां गए थे, लेकिन भूल गए कि गुरुद्वारे में जाते समय जूते चप्पल बाहर उतारने पड़ते हैं और सिर पर गुरुद्वारा साहिब के सम्मान में कपड़ा रखकर जाया जाता है। फिल्म से जुड़े ज्यादातर लोग गुरुद्वारे में जूते और चप्पल पहनकर पहुंच गए, तो कुछ के सिर पर कोई कपड़ा ही नहीं था। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जब वहां मौजूद एक श्रद्धालु ने बेअदबी की तरफ उनका ध्यान दिलाया, बेअदबी को लेकर अपना प्रोटेस्ट, आपत्ति दर्ज कराई, तो उससे ना सिर्फ तू तड़ाक की गई बल्कि उसी के खिलाफ पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया। वहीं दूसरा मामला है कनाडा में। हम बात कर रहे हैं ब्रैम्पटन की, जहां 28 सितंबर को एक पार्क का नाम बदलकर भगवत गीता पार्क कर दिया गया था। उस पार्क में भी तोड़फोड़ की गई, उसमें लगे भगवत गीता पार्क वाले साइन बोर्ड को तोड़ दिया गया। इसको लेकर भी आरोपों के घेरे में वही लोग हैं जिन्हें भारत की बढ़ती वैश्विक प्रगति से नफरत है। खास बात यह है कि पाकिस्तान में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदू और सिखों के खिलाफ नफरत पसरी हुई है, उनके खिलाफ जिस तरह दुष्प्रचार चलाया जा रहा है, आने वाले दिनों में पाकिस्तान में हिंदू और सिखों को लोग ढूंढते ही रह जाएंगे। ये नौबत आ सकती है। पाकिस्तान किसी हेट क्राइम पर आज हम ताल ठोकेंगे, आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से रिपोर्ट देखिए। ये सारे बंद कर दो, ये सारे चैनल बंद कर दो। हमारे सरदार और भी आ रहे हैं, देखो तोड़ फोड़ हो जाएगी। ये सारे इंटरव्यू बंद करो और बाहर जाओ बस हमारे गुरुद्वारे से। पाकिस्तान की सरकार बजाय इसके जो जूते लेके गुरुद्वारे में घुसे, जिनकी वीडियो आज सामने हमारे पास है, बजाय उन पे कार्रवाई करने पे उन पे कार्रवाई कर रही है जिन्होंने इस बेअदबी करने वालों को रोका। सारे इंटरव्यू बंद करो और बाहर जाओ बस हमारे गुरुद्वारे से। तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। हमारे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा साहब हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। हमारे साथ एमएस बिट्टा साहब हैं, चेयरपर्सन हैं एआईटीएफ के। तारिक फतेह हमारे साथ हैं, कॉलमनिस्ट हैं। हमारे साथ आरजू काजमी हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपको स्क्रीन पर एजाज अहमद पाकिस्तान से जर्नलिस्ट हैं। और आपको ये भी बता देते हैं हमारे साथ फैजा मलिक सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान से, और इरशाद अहमद पीएमएलएन के नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो इरशाद अहमद साहब आप ही से है, और सवाल इसलिए उठ रहा है कि ये वही पाकिस्तान है जिसे भारत के अल्पसंख्यकों की बहुत चिंता रहती है। हालांकि उसको हिंदू फोबिया है, वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी दिखता है, वो विदेशी जमीन पर भी दिखता है,
और वो अल्पसंख्यकों की जब बात की जाती है तब भी दिखता है, लेकिन बेअदबी में तो एक के बाद एक नई नई मिसाल इसे क्या कहूं मैं, एक के बाद एक नया उदाहरण पेश किया जा रहा है। कहां थमेंगे ये सिलसिला? बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कहूंगा कि आप थम जाएं। ये जो कुछ प्रोपेगेंडा एकदम हाईलाइट करते हैं आप लोग, आप ये याद कीजिए करतारपुर राहदारी वाला करतारपुर गुरुद्वारा जो सिख भाइयों का है, सुन लीजिए, बात कर रहा हूँ, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। वहां एक वीडियो बनी थी कुछ दिन पहले, आज से 10 माह पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो आप लोगों ने, आप ही के कोई वो थे जर्नलिस्ट, उन्होंने बहुत उसको उठाया और ये नहीं देखा कि पाकिस्तान में जैसे ही पता चला है कि इस तरह की वीडियो शूट हुई है तो उस पर फौरन उसके खिलाफ एक्शन लिया गया, उन्होंने माफी मांगी। लेकिन आप लोगों ने ऐसा कोशिश की कि सिखों की और मुसलमानों की और पाकिस्तान की कुछ जंग करवा दें आप, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हुए, क्योंकि ये आप हमेशा से कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी मसले में पाकिस्तान को घेर के रखें। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान चूंकि कलमे के नाम पे बना है, इसकी हिफाजत मेरे रब ने करनी है। और दूसरी बात यह है कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप अगर इस प्रोपेगेंडे को बंद कर दें पाकिस्तान के खिलाफ, जो भी आप लोग बातें करते हैं, तो मेरा ख्याल अमन शांति हो जाए मुल्क में, खित्ते में, तमाम हर तरीके से खुशहाल हो जाए हम लोगों के खित्ते की लोग। तो मेरा ख्याल है कि छोटी छोटी बातें हैं। अभी कुछ दिन पहले देखिए आप वो लेस्टर का प्रोग्राम आपने किया, उसमें क्या था कि एक नशे में धुत आदमी दीवार पे चढ़ गया, उसने झंडा गिराया। भाषण हो गया सर, अगर आप बोल रहे हो तो मेरा सवाल सुन लीजिए सर। आप आपके सवाल का जवाब दे। ये भाषण नहीं होना, ये यूएन का मंच है, मैं भाषण नहीं चले जाएंगे ना, मैं भाषण दे रहा हूं ना, यूएन का मंच नहीं है कि भारत के खिलाफ प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे और बोलते चले जाएंगे। सुन लीजिए ध्यान से। खुदा मौलाना तारिक जमील का नाम सुना आपने? आ जाइए आप लोग, बस आपसे जो सवाल है उस सवाल का जवाब दीजिए मुझे। जी बिल्कुल, मैंने उनका नाम भी सुना, मैं उनको जानता भी हूँ, मेरे इलाके से हैं वो। आप उन पे सवाल कीजिए, मैं उनका जवाब दूंगा आपको। तो फिर ट्रोल क्यों हो गए थे पाकिस्तान में? कीजिए सवाल आप। हाँ, पाकिस्तान में ट्रोल क्यों हो गए थे? क्या हो गया था? कुछ भी नहीं हुआ था ऐसा। ये आपके चैनल तक जो कुछ होता है वो कुछ होता है, उसके अलावा पाकिस्तान में कुछ नहीं होता है। अब ये देख लीजिए कि वो जो आपने किया था गुरुद्वारा ये करतारपुर का, उसमें आप लोग कामयाब नहीं हुए। आपको याद होगा 10 माह पहले की बात है, कितनी कोशिश की आपने। आप ये याद रखिए कि जब भी पाकिस्तान में अकलियतों पे जरा सा भी हर्फ आता है, हमारे इदारे एक्शन में आ जाते हैं। लेकिन आपके इदारे करतारपुर साहिब आए थे क्या? एक सेकंड, अरे सुनिए सर, भाषण नहीं दीजिए, भाषण नहीं दीजिए, भाषण नहीं कर रहा हूं, भाषण मत दीजिए मुझे, प्लीज मत दीजिए। अरे सुनिए ना, ये तारिक जमील साहब, मौलाना तारिक जमील आए थे क्या, गए थे क्या करतारपुर साहिब? जी बिल्कुल गए थे, बड़ी मोहब्बत। उसके बाद क्या हुआ था? बहुत मोहब्बत मिली थी उन्हें पाकिस्तान में, मैंने सुना। जिस तरह पाकिस्तान में मोहब्बत क्या मिली, जिस तरह के आपके मुल्क में लोग हैं, इसी तरह के हमारे मुल्क में भी कुछ लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि दंगा फसाद होता रहे, लेकिन उसमें लोग कामयाब नहीं होते हैं। हम नहीं लड़ने वाले, हम मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं, हम प्यार करने वाले लोग हैं, और इंशाल्लाह इसी तरह मोहब्बत बांटते रहेंगे पूरी दुनिया में, और कोशिश करते रहेंगे हमारे दुश्मन के पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। लेकिन मेरा रब जब हम पे रहीम मेहरबान है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो इसलिए जिस तरह आप लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, हमारे मुल्क में भी कुछ शरारती लोग हैं जिन्होंने तारिक जमील साहब के बारे में मुख्तलिफ किस्म की आरा पैदा की। तो कोई बात नहीं भाई, देखो हम सिख, मुसलमान, हिंदू सब एक ही तरीके से पैदा हुए, एक ही रब ने पैदा किया हमें सबको। मज़ाहिब अलग-अलग से हैं, लेकिन सब इंसान है, सब इंसान है। और आपका भाषण हो गया हो तो आपका भाषण हो गया, आप सुनिए ध्यान से। मैं आपके सवाल आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। आपके बोल देने से यही तो आपकी दिक्कत है ना, आपके बारे में कहा जाता है स्टेट इन डिनायल, आपके बारे में यही कहा जाता है। चले बोलिए आप, मैं आपका जवाब। नहीं, जवाब तो आप अभी तक दोनों में से किसी सवाल का नहीं दे पाए, किसी सवाल का नहीं दे पाए। आपके यहाँ आप ये बताएं 1947 में कितना माइनॉरिटी थी आपके यहाँ पर, और आज कितनी माइनॉरिटी है? कराची में कितनी माइनॉरिटी थी और अभी कितनी माइनॉरिटी है वहां पर? माइनॉरिटी की बात आप करते हैं कि हमारी माइनॉरिटी की इतनी इज्जत है पाकिस्तान में। आप मुझे ये बताइए, माइनॉरिटीज की बात आप करते हैं, आप अपने मुल्क की बात कीजिए। आपके सिख क्यों खिलाफ हुए हैं? ये सिख भाई आपके साथ भी बैठे हैं, इनके साथ क्या जुल्म कर रहे हैं आप लोग हिंदुस्तान में? हमारे माइनॉरिटी पे जरा सा हर्फ आता है, हमारे इदारे जुल्म हो रहा है सिखों पर, जुल्म हो रहा है, ये आपका जवाब है।
माइनॉरिटी का खराब रिकॉर्ड, आपके पास जवाब नहीं है, आप डेटा नहीं दे पाए मुझे, आपने भाषण दिया मुझे 10 मिनट। इसे कहते हैं गरजने वाले बरसते नहीं है, यही हालत है आपकी। और स्टेट इन डिनाइल, अब आपने सिक्कों का जिक्र किया ना, वैसे मैं सुनिए, ये डिवाइड जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अब जवाब लीजिएगा, जवाब लीजिए, इनका ऑडियो कीजिए डाउन, इनको सुनवाइए, एमएस बिट्टा की आवाज सुनवाइए। इनको बड़ा जुल्म हो रहा है बिट्टा साहब, आप पर बहुत जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान को बहुत चिंता है आपको। क्या जुल्म हमारे पे ये हो रहा है हिंदुस्तान में? हिंदुस्तान के पहले डिफेंस मिनिस्टर, पहले फॉरेन मिनिस्टर सरदार दिलबाग सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर सरदार मनमोहन सिंह 10 साल 2 करोड़ की आबादी मिनॉरिटी में, और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर सरदार बूटा सिंह ज्ञानी जैल सिंह, हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरदार कुलदीप सिंह खैरा, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जे सिंह, हिंदुस्तान का आर्मी चीफ सरदार विक्रम सिंह, हिंदुस्तान का एयर मार्शल सरदार अर्जन सिंह, हिंदुस्तान का नेवी का चीफ बराड़। पहली बात तो आपको बताऊं साहब, आप जो बातें कर रहे हैं ना, छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी बात, अरे जूते लेके जाना गुरु महाराज के द्वार में, जूते लेके जाना, सिर ढक के नहीं जाना, इससे बड़ा पाप नहीं है। और याद रखिएगा, आपने छोटी बात की, हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी मजार के अंदर, अजमेर शरीफ के अंदर, ईसाई धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर जूते लेके जाने की इजाजत नहीं है। आपने गुरु नानक देव जी महाराज का, सिख कौम का, मानवता के प्रतीक का आपने अपमान किया है। जो आपने जूतों की बात को जूतों की बात बेटा साहब एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, बेटा साहब एक सेकंड रुकिए जरा, बेटा साहब एक सेकंड रुकिए। इरशाद साहब, इरशाद अहमद, डिबेट्स में जाते हैं ना आप, तो सर आप बोलते ही रहते हैं क्या? आप बोलते ही रहते हैं, सुनते भी हैं थोड़ा बहुत दूसरों को। सुनिए, भारत में जो डिबेट होती है ना, वो आर्मी डिक्टेट नहीं करती है। भारत में जो डिबेट होती है वो मॉडरेटर डिसाइड करता है। और मेरे पास, मुझे सिर्फ 5 सेकंड लगेगी आपका ऑडियो डाउन कराने में, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक और बार आपने गेस्ट को इंटरप्ट किया तो मैं मजबूर हो जाऊंगी आपका ऑडियो डाउन कराने के लिए। तो अगर आप 10 मिनट का भाषण देते हैं तो 20 मिनट दूसरे गेस्ट को भी सुन लीजिए। आपका भाषण सुनने के लिए नहीं आए गेस्ट, आपके आरोपों को झेलने के लिए नहीं आए, आपको जवाब देने आए हैं। सुनिए एमएस बिट्टा की आवाज, एमएस बिट्टा की आवाज जल्दी से। मैं बताए, खालिस्तानियों जो आपने पाल रखे हैं वहां पे, बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स जो रोज यहाँ हथियार बेचते हैं, अरे जमीर मर गई खालिस्तानियों, बब्बर खालसा वालों, अरे तुम्हारे गुरु का अपमान हो गया। अरे पहले गुरु ग्रंथ साहब में वहां ग्रंथी की बेटी को किडनैप कर लिया, फिर मारा रंजीत सिंह जिसका काबल कंधार तक राज था, जिसको कहते थे शेरे पंजाब, इनसे तो मैं बाहर में देखता हूं। अरे हमारे भागे हुआ यहाँ से गुंडो, सिख कौम का अपमान करने वालों, सिर पे पगड़ी, आगे दाढ़ी, अंदर से आप आईएसआई के एजेंट, कहाँ है आपकी जमीर? जब काबल कंधार में गुरुद्वारा साहब पे हमला किया गया था, यहाँ कहते हो खालिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान के कहने पे, आईएसआई के कहने पे, तुम्हारी ऐसी की तैसी। खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो पहले भी कहा, आज भी हमारी गंदी नेरी की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। अरे हमारे गुरु का अपमान हो गया, उसको हिंदू भी माने, उसको मुसलमान भी माने, उसको ईसाई भी माने, हर धर्म सिर झुकाए, और पहले बार बार अपमान करके मंदिरों को तोड़ दिया, गुरुद्वारा साहब को तोड़ दिया, बहु बेटियों का रोज अपमान करते हो। अरे कहाँ आपकी पगड़ी होए? ओए कहाँ हो खालिस्तानियों? तुम्हारी ऐसी की तैसी। यहाँ हिंदुस्तान में बड़े बड़े बोलते हैं ना, इनको आतंकवाद पे बोलने से इनकी नसें दबती हैं कि खालिस्तानियों के खिलाफ हमने नहीं बोलना। अरे सबसे बड़े गुनाहगार इनको बाद में मानूं, जो पाकिस्तान में बैठे हुए खालिस्तानी, जो रोज पंजाब में खालिस्तान के नारे मरवाते, रोज नार्को टेररिज्म फैलाते, रोज हथियार बेचते, रोज कनाडा अमेरिका उनके साथ मिलकर के हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान कभी टूटा नहीं था, याद रखना। अगर दोबारा गुरु नानक देव जी का अपमान हुआ
तो वहां तो नहीं, यहाँ से कोई हमारे जैसा सरदार जाएगा और वहां जाके ठीक करेगा, चाहे वापस वो ना आए। ये हिंदुस्तान ठीक है, चलिए ये तो आपने अभी एक सिख की आवाज सुनी, अब दूसरे सिख की भी आवाज सुन लीजिए। इरशाद अहमद कह रहे हैं कि भारत में सिखों पर बहुत ज्यादती हो रही है। सिरसा साहब, इनके यहाँ तो स्वर्ग है और भारत में तो यहाँ पर एकदम नर्क है। देखिए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तो इतना अत्याचार ऊपर करते हैं वहां पर, उसके बाद उन लोगों को बोलने का अधिकार भी नहीं देते। अदिति जी, आज आप समझ सकते हैं, परमात्मा ना करे, मान लीजिए ये घटना जो पाकिस्तान में हुई है, दुनिया के किसी भी और कोने में हुई होती, होने की पहले संभावना नहीं। हर आदमी समझता है कि जूते पहन के गुरुद्वारे कोई भी नहीं जा सकता, इंसान तो नहीं जा सकता, सिर्फ हैवान ऐसा काम कर सकते हैं। तो अभी जो इन्होंने बात कही, सबसे पहले तो इरशाद जी ने कहा छोटी मोटी घटना। देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पवित्र स्थान पर जूते पहन कर जाना, अगर आप इसको छोटी मोटी घटना जानते हैं इरशाद जी, तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको ये याद करना चाहता हूँ, पार्टीशन के वक्त नहीं, मेरी इरशाद जी मुझे बात कर लेने दीजिए, आप अपनी बात अपने टाइम पे कीजिएगा। इरशाद जी, आप अपनी बात अपने समय पे कीजिएगा। तो दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर 1 मिलियन 10 लाख से ज्यादा लोग थे, और मैं अभी आप ही के कहने पे गूगल कर देख रहा था। मैंने सोचा पता नहीं कितना माइनॉरिटीज के लिए पिछले 1-2 दिन में स्वर्ग बन गया, और शायद मैं को भूल गया हूं बात को देखना, तो मैं इसलिए देख रहा था। तो आप सुन लीजिए, आपकी जानकारी के लिए, सरकार कहती है 8000 सिख हैं वहां पे। पाकिस्तान की सरकार कह रही है, उनका आपका जो आंकड़ा मैं अभी पढ़ रहा था 8006, आप मान रहे हैं कि वहां पे केवल 8000 सिख रह गए हैं। तो आप कल्पना कीजिए, 10 लाख से 8000 हमारे सिख कितने सुरक्षित हैं, ये तो आप खुद को ही बताने की जरूरत नहीं है मुझे। तो ये भी कहीं हो सकता है कि हमारे हेड ग्रंथी की बेटी को उठा के ले जाए और आज तक वापस ना मिले। और मैं आपकी जानकारी के लिए शायद ये बता दूं कि ये 8000 जो हैं, इनमें से 500 सिख जो हैं, मतलब 8500 होंगे, तो 500 सिख तो मैं ही पिछले 2 सालों में इंडिया लेकर आया हूं, हिंदू और सिखों को निकाल कर लाया हूं, जिन बेचारों की बेटियां अगवा कर ली गई, छोटी छोटी बच्चियों के धर्म बदल के निकाह कर दिए गए। और अगर आपके पास फोन और इरशाद जी, तो मैं जरूर चाहूंगा आप 4 लाइनें लिखकर एक गूगल करके देखें, और आप अपने अदिति जी को जरूर यहां बताएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम द माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान। अगर आप ये गूगल करेंगे तो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की रिपोर्ट आपके सामने आएगी, आपको पढ़ के बहुत शर्म आएगी, दुख होगा, अफसोस होगा कि आप। चलिए पता करते हैं कितनी शर्मिंदा है वो, मैं नहीं कह रहा, चलिए अभी पता करते हैं। इरशाद अहमद साहब, बहुत शर्म आएगी आपको, कितनी शर्म आ रही है आपको, सिख आपको आपके झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं। अभी आप कह रहे थे सिखों पर तो कितना जुल्म हो रहा है, भारत में कितनी ज्यादती हो रही है, बहुत अत्याचार हो रहा है भारत में, तो ये क्या हो गया, शर्म आ रही है आपको? मैं ये कह रहा हूँ कि शर्म तो उसको आएगी जो झूठ बोलेगा। हम सच बोलते हैं, सच बोलने वाले लोग हैं हम। दूसरी बात ये, सिंह भाई, मैं पहले कह रहा हूं, कैसे सच बोलते हैं कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में नहीं, ऐसे सच? आप देखें, आपको मैंने नहीं, हाफिज सईद पाकिस्तान में नहीं, ऐसे सच? मसूद अजहर पाकिस्तान में नहीं, ऐसे सच? आतंक का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, ऐसा सच, ऐसे सच बोलते हैं। उसको आतंक कह देते हैं आप। अब मैं कह रहा था, तो मुझे इनको लगता है शोर नहीं सुनते, बेटा साहब शोर डाल रहे थे। अब सिंह साहब ने आपको ये जवाब दीजिए, पंजाब साहब में जूते पहन के कैसे जा सकता है, जूते पहन के कैसे जा सकता है, आप बताइए मेरे को। छोटी मोटी घटना कह के हमारे गुरु का अपमान कर दिया और कहते हैं छोटी मोटी घटना, और मैं शोर मचा रहा हूँ। अरे कहीं हिंदुस्तान में होते तो आपको उसी वक्त ठीक करते। मैं चैलेंज करके कहता हूँ, अरे हमारे गुरु का अपमान कर दो, कहो छोटी मोटी घटना। मैंने सिंह साहब की बात की थी, सिंह साहब ने मेरे एक शो पहले भी बात हुई थी, मैंने इन्हें ये अर्ज की थी कि हमारे माइनॉरिटी थोड़ी हैं, क्योंकि हम लोग ही थोड़े हैं, 25 करोड़ 26 करोड़ लोग हैं, आप 2.5 अरब लोग हैं। अरे तो आपके यहाँ कितने राष्ट्रपति बने माइनॉरिटी से? भाई बात थोड़ी देर पहले इंडिया की बात कर रहे थे ना, इंडिया की बात कर रहे थे। एक सेकेंड, चलिए तथ्यों पे बात करते हैं। आपने माइनॉरिटी का नंबर नहीं बताया मुझे, कोई बात नहीं, अब मैं समझ सकती हूँ जब वहां से वो विलुप्त होने की कगार पर है तो आपको बताते हुए शर्म आएगी, तो आपने नहीं बताया। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ माइनॉरिटी से कितने प्रेसिडेंट हुए? अरे सर बताइए ना, आपके यहाँ माइनॉरिटी से कितने प्रेसिडेंट हुए? देखें, हमारे कोई आगे आएगा तो हम उसको जरूर बनाएंगे। अच्छा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है? नहीं होती मैंने जी, देखें ये मुस्लिम मुल्क है,
इसमें आ गए रिलीजन पर। ये मुस्लिम मुल्क है, मुस्लिम मुल्क ये मुस्लिम मुल्क है, आ गए अपने उसी राग पर। हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क का याद रखिएगा। हिंदुस्तान सर ये मुस्लिम मुल्क है, बता दिया आपने। ये नहीं, वैसे कोई नई बात नहीं बताई आपने, हिंदुस्तान आपने कोई नई बात नहीं बताई। मजहब के नाम पर भारत का बंटवारा हुआ था, पता है हमें। ये मुस्लिम मुल्क है, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था, इसीलिए आप माइनॉरिटी इतना बोल रहे थे, तो मैंने आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि आपके यहाँ माइनॉरिटी से कितने प्रेसिडेंट हुए हैं, माइनॉरिटी से कितने। सुनिए एक बात बताइए, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? मैं वही कह रहा हूं। ना इरशाद साहब, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना है? इरशाद साहब मुद्दे पर रहिए ना, इधर उधर क्यों देख रहे हैं? आइए, एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जानते हैं आप? जाकिर हुसैन कौन थे? सदर बनाया गया। एक सेकंड रुकिए, उनकी मिसाइलों से तो डरते भी है ना, इसलिए पूछ रही हूँ उनसे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम सुना है? सबसे डरता हूँ, मुझे किसी से डर नहीं ना। मैं ठीक है, किससे डरते हैं वो तो पता है मुझे, वो तो किससे डरते हैं? वर्ल्ड बैंक से डरते हैं, IMF से भी डर लगता है, अमेरिका से भी डर लगता है, FATF में जाते हैं तो डर लगता है ब्लैक लिस्ट ना हो जाए। वो सारा डर आपका दुनिया देख चुकी है। आपको हिंदुओं से डर लगता है, वो डर भी दुनिया देख चुकी है। तारिक फतेह इनके पास जवाब नहीं। मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ, जब बेअदबी की बात होती है तो क्या वहां पे भी डिवाइड क्रिएट हो गया है कि भाई अगर माइनॉरिटीज की तरफ बेअदबी हो रही है तो कोई बात नहीं? आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ये किस टाइप की सोच रखने वाला मुल्क है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब, जिसकी तस्वीर अभी तक अलीगढ़ में आप लोगों ने पता नहीं क्यों रखी हुई है, ही वॉज टोल्ड बाय महात्मा गांधी कि मस्जिद के अंदर जूते नहीं पहनते हैं, तो जिन्ना साहब ने आगे से कहा था, व्हाट डू यू मीन आई टेक ऑफ माई शूज? वो बंदा कभी मस्जिद में गया ही नहीं था, वो इनका कायदे आजम है। और फिर ये इन्वोक किसको कर रहे हैं? द क्रिएटर। जैसे खास तौर पे ये कुछ नहीं कर सकते, बस अल्लाह इनका देखने वाला है और इनको किसी से डर नहीं है। ये ऐसा डर है इनको कि 15 मिनट की पिटाई के बाद ये 90,000 कैदी हथियार रख देते हैं। 1970 में ये 10 लाख बंगालियों को, मुसलमानों को मारने वाले लोग, जिन्होंने कहा कि हम इतने बंगाली मुसलमान औरतों को रेप करेंगे कि उनकी नस्ल बदल देंगे, ये वो लोग हैं। ये गुरुद्वारे में जाके जूता पहनने का क्या है? इन्होंने तो सिखों के गुरुओं को मारा है और उसकी सेलिब्रेट करते हैं आज तक, औरंगजेब को। ये क्या बात कर रहे हैं? और पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, खाने पीने को नहीं है। कल किसी ने कहा भूसे का कल्चर बन गया है, वो जो बारूद, वो कचरे का जो सूखा वो रह जाता है। कुछ खुदा का खौफ करो। हमाम बस अल्लाह से नहीं डरते। अरे तुम्हारी अल्लाह से नहीं डरते, एक सेकंड एडिशनल सेक्रेटरी अगर न्यूयॉर्क से फोन कर दे तो तुम्हारी हवा गुम हो जाती है। चीन तुम्हारे 10 लाख मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में रखा हुआ है, तुम कहते भाईजान वो टैंक दे देना, ये हमारे मुसलमानों को बंद रखो। बेशरम बेगैरत लोग। अफगानिस्तान के खिलाफ आपकी दुश्मनी, ईरान से आपकी दुश्मनी। गैरत आप होंगे तारिक। इस्तेमाल ना कीजिएगा दोबारा। चुप करो, मिलोगे उधर मारूंगा तुम्हें मैं। अरे एक सेकंड, इनका ऑडियो डाउन कीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए। बस ये मारने की बात पर आ गए आप। यही आपकी भाषा है, इतनी आप में तार्किक क्षमता है, यही आप में तार्किक क्षमता है। इतनी देर में दिखा दिया। अभी तो मैं बता रही थी दर्शकों को कि माइनॉरिटी को लेके कितना डर है, आपने तो बकायदा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया, आपने तो मिसाल ही पेश कर दी। नहीं, ये बता दिया जो आपसे अग्री नहीं करता है, आप किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और किस नौबत तक जा सकते हैं आप। अच्छा, इनका देखिए, पाकिस्तान का फ्लैग अतिथि जो है उसमें जो व्हाइट पोर्शन है, इन्होंने कहा कि दैट इज फॉर माइनॉरिटीज एंड दैट्स 25% ऑफ द फ्लैग। कि हरा जो है वो मुसलमानों के लिए और 25% माइनॉरिटीज के लिए। आज 5% भी नहीं बची है पाकिस्तान में माइनॉरिटीज। 10,000 तो पंजाबी क्रिश्चियन बैंकॉक में बैठा हुआ है रेफ्यूजी क्लेम लेके। क्रिश्चियन बच्चियां पाकिस्तान से भाग के चाइना जा रही हैं और वहां उनको दे आर बीइंग यूज्ड बाय पाकिस्तानीज इन ब्रॉथल्स। ये हालत किया हुआ आपने कि तुम तो क्रिश्चियन हो, ठीक है, चलता है काम। इनके ऊपर ऐसे ही लानत नहीं आई है। अब एक एक कमेंट लीजिए आप, अब एक एक कमेंट लीजिए। पहले इजाज अहमद, उसके बाद फाइजा मलिक, जल्दी जल्दी प्लीज।
जी अदिति, मैं तो बहुत मायूस हुआ हूँ जो स्टैंडर्ड है आपके शो का। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन ये डिबेट का कोई अंदाज नहीं है। ये गालम गलोच जो है, ये जो अभी बीजेपी के रहनुमा साहब फरमा रहे थे कि बेगैरत के अल्फाज, क्या ये आपके यहाँ यही वतीरा है कि आप डिबेट इस तरह करते हैं? मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस तरह की डिबेट नहीं करता हूँ। मैं ये कहता हूँ, और एंकर का काम है शो को एंकर करना, भाषण देना एंकर का भी काम नहीं है। जो अभी आप गेस्ट आके मुझे लेक्चर दे, ये गेस्ट का काम नहीं है। सुनिए ध्यान से, और आपके यहाँ के नियम कायदे नहीं चलते हैं भारत में। भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। सुनिए जनाब ध्यान से, आपको मैं नहीं बता रही हूँ आप अपने मुल्क के बारे में क्या बोलेंगे। ध्यान से सुनिए, बहुत देर सुना है मैंने आपको। आप मुझे अगर लेक्चर देने के लिए आए हैं कि मुझे जर्नलिज्म कैसे प्रैक्टिस करना है, आपके लेक्चर की मुझे जरूरत नहीं है। आपको अपनी बात रखने के लिए बुलाया गया है। आपको गेस्ट से दिक्कत है, आपको मॉडरेटर से दिक्कत है। अच्छा, मैं एंटी इंडिया रेंट जाने दूं, मैं कहने दूं इंडिया में माइनॉरिटीज अंडर अटैक है, जो कि तथ्यों से दूर है। आपके यहाँ शायद होमवर्क करके नहीं आते होंगे एंकर्स। अब ध्यान से सुन लीजिए, आपने बोला है तो जवाब लेने की हिम्मत रखिए, जवाब लेने की हिम्मत रखिए। आपके यहाँ एंकर प्रिपेयर करके नहीं आते होंगे फैक्ट्स, मैं प्रिपेयर करके आती हूँ फैक्ट्स, और मैं बोलूंगी फैक्ट्स पर। आप बताइए आपके यहाँ कितनी माइनॉरिटीज हैं, कितने माइनॉरिटी प्रेसिडेंट आपके यहाँ हुए हैं, बताइए। चलिए, मैं इस बदतमीजी से गुफ्तगू नहीं कर सकता। आपसे सवाल पूछना कोई बदतमीजी नहीं है, ध्यान से समझिए। अगर ये आपसे सवाल पूछना आपकी डिक्शनरी में बदतमीजी है, तो बदतमीजी की परिभाषा जाकर चेक कीजिए, दोबारा से जाकर चेक कीजिए। आप आए हैं तो बात करने आए हैं, नसीहतें देने नहीं आए हैं। पहले आप अपने मुल्क की दशा पर बात कर लीजिए। आपको बात करनी है, यू आर फ्री टू स्टे इन दिस डिस्कशन। प्लीज डोंट लेक्चर एनीवन, नीदर माय गेस्ट नॉर द चैनल। बनूंगा प्लीज, आई एम टेलिंग यू, आप मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री, मुद्दे से बात कीजिए। मुद्दे पर बात करनी है, आपके पास अनदर 40 सेकंड्स है। बांग्लादेश अलग हुआ, उसमें बांग्लादेश अलग हुआ, उसमें इंदिरा गांधी जी से लेकर और लोगों तक ने अपना जो रोल था, जो आप लोगों की साजिशें थी, वो कबूल की। माइनॉरिटी का एक बड़ा पार्ट बांग्लादेश में रह गया। साजिश से बना बांग्लादेश में माइनॉरिटी का एक बड़ा पार्ट। सरेंडर याद है आपको? साजिश थी कि सरेंडर था? अरे इजाज अहमद, तथ्य, आप लोगों के लीडर से सरेंडर और साजिश में अंतर नहीं पता जनाब आपको? अब मैं समझी आपको क्यों बुरा लग गया, आपको अदिति त्यागी क्यों बुरी लगी। अदिति त्यागी राइट हिस्ट्री पढ़कर बैठी है। हिस्ट्री आपको पढ़ाऊं मैं क्या? मुझे जरूरत है क्या सर? मुझे जरूरत है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर क्या था? देखिए, मैं हिस्ट्री का तालिब इल्म हूं। मैं किसी ऐसी चीज को तस्लीम नहीं करता जो किसी सब्सटेंस के बगैर हो। हाँ, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर आपके हिसाब से विदाउट सब्सटेंस है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर क्या है? भाई निकलवाइए, फोटो निकलवाइए। अरे जनरल नियाजी की भी फोटो निकलवाइए, डॉक्यूमेंट निकलवाइए। ये हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, इनको आज हिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी। इनको गलत हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, यही आरोप लगते हैं इन पर। इनको सही हिस्ट्री पढ़ाने की जरूरत है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर क्या था इजाज अहमद? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर क्या था? अदिति, ये आपकी जमहूरियत है कि आप में बात सुनने का हौसला नहीं है। जमहूरियत कहते हैं बात के सुनने को। अगर आप में बात को सुनने का हौसला नहीं है तो आपको जमहूरी कहलाने का आपका उपदेश सुनने का हौसला नहीं है सर मुझ में। मैं झूठ नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ, मैं तथ्यों का एनकाउंटर बर्दाश्त नहीं कर सकती सर। आप अगर कहेंगे साजिश थी, आपकी सेना का सरेंडर और वो भारत की साजिश थी, तो सर अब मैं क्या दूं? उसके बाद आपसे वाद विवाद करूंगी? मैं आपसे क्या वाद विवाद करूंगी सर उसके बाद? लेकिन देखिए ना, आपका अपना एटीट्यूड देखिए। आप अपने एटीट्यूड सर, आप उपदेश अपने पास रखिए, अपना एटीट्यूड देखिएगा। आपकी कंट्री में जो माइनॉरिटीज है उनकी तरफ देखिएगा। ये जो प्रोपेगेंडा यहाँ पर आकर इरशाद अहमद ने चलाने की कोशिश की सिखों के खिलाफ भारत में, उस पर अपना एटीट्यूड देखिएगा। टेरर पर अपनी कंट्री का एटीट्यूड देखिएगा। FATF की ब्लैक लिस्ट होने का खतरा जब आप पर मंडरा रहा था, वो भी एटीट्यूड देखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। फैजा मलिक, अगर तथ्यों पर बात करना आपके यहाँ पर बदतमीजी करार दिया जाता है, तो मैं तथ्यों पर बात बार बार करूंगी और ये बदतमीजी भी बार बार करूंगी। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैंने सबकी डिबेट सुनी है, और जिस तरह से बात हो रही है कि जी ये जो किया गया है ये बेहुरमती है, इसके ऊपर तो कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी ये अच्छा काम किया है। ये डेफिनेटली एक बहुत बुरा काम है, और इसके ऊपर जितनी ज्यादा इसकी मजम्मत की जाए कम है। चाहे वो मुस्लिम का कोई मजहबी कोई भी जगह है, वहां पर जाकर बेहुरमती करना, या सिख है या हिंदू है,
तो ये तो सबसे पहले एक बहुत बुरी हरकत है और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर एक्शन भी लिया जाएगा। दूसरी बात ये है कि ये तमाम तरह की चीजें की गई हैं। इससे पहले अगर आपको कुलभूषण जाधव याद हो, इस तरह की साजिशें जो है वो अक्सर की जाती हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इससे पहले किया गया है और ये भी जो किया गया है ये भी एक साजिशी है, ये भी इंडियन लॉबी है जो ये तमाम तरह चीजें कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर ये सब करना होता तो जिस तरह से रेनोवेशन की गई, प्राइम मिनिस्टर उस वक्त वहां पर गए और ओपनिंग सेरेमनी को जिस तरह से उन्होंने किया, ऐसा कभी इंडिया में मिसाल नहीं मिलती। और बार बार जो किया बात की जा रही है माइनॉरिटीज के हवाले से कि इंडिया में बड़े हकूक इंडिया में बड़ा दबाव है। सबसे पहले तो एक इसके आप लोग जो माइनॉरिटीज जिसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी मुस्लिम जो है वो ऐसा माइनॉरिटी आप लोग कहते हैं, 200 मिलियन मुस्लिम है वहां पर, और उनके हवाले से जो इकदाम आप लोग कर रहे हैं, जो मैसेज आप लोग दे रहे हैं, और जिस तरह से कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो चीजें की जा रही हैं वो भी आपके सामने है। क्या जा रहा है कश्मीर में? उसके बाद जो अभी क्या किया जा रहा है अमेंडमेंट आप कर रहे हैं वो क्या चीजें हैं। उसके बाद सिखों के हवाले से अगर देखा जाए, फैजा मलिक सिखों की तो बात मत कीजिएगा, आपने सुन लिया, एमएस बिट्टा को भी सुन लिया, मनजिंदर सिंह सिरसा को भी सुन लिया। कश्मीर में क्या हो रहा है? ये कश्मीर में क्या हो रहा है? जी, कश्मीर में जिस तरह से चीजें की जा रही हैं, 370 का जो आर्टिकल है वो भी आपके सामने है। माइनॉरिटीज को क्या राइट्स मिल रहे हैं वहां पर, और फिर माइनॉरिटी को क्या राइट्स है? 370 का माइनॉरिटी के राइट से क्या लेना देना है? एक सेकंड, जो बातें की जा आप रही मुझसे मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए, प्लीज मुद्दे पर बात कीजिए मुझसे। 370 का आर्टिकल सुन लीजिए प्लीज मैडम, प्लीज फैजा मलिक, यू विल ऑल्सो टेक समथिंग फ्रॉम दिस शो इफ यू स्टिक टू द पॉइंट। आप मुझे ये बताएं, आर्टिकल 370 का माइनॉरिटी से क्या लेना देना है? फैजा मलिक, क्योंकि आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं माइनॉरिटीज के राइट्स के हवाले से बात कर रहे हैं, और आपका ये है कि जी माइनॉरिटीज को राइट्स नहीं मिल रहे, इंडिया में बड़ा प्रोटेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पर नहीं किया जा रहा। तो मेरा सवाल फिर से सुनिए ध्यान से, आर्टिकल 370 और माइनॉरिटीज का क्या लेना देना है, मैं ये पूछ रही हूं आपसे। फैजा मलिक, आवाज आ रही है? आर्टिकल 370 का माइनॉरिटी से क्या लेना देना है? जी जी बहुत लेना देना है से, क्योंकि कश्मीरियों के जब भी बात आती है या कश्मीरियों के हकूक के हवाले से जब भी बात आती है तो तब आप लोग जो हैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे चले जाते हैं। और अभी जिस तरह से आप लोग बार बार इसको प्रोपेगेंडा बना रहे हैं कि जी वहां पर ये बेहुरमती हुई और you still have not been able to explain to me 370 और माइनॉरिटीज का क्या लेना देना है भारत में। 370 का माइनॉरिटीज से क्या लेना देना है? You have not been able to explain it to me and you are telling me it's propaganda. Please stick to the facts. आप एक्सप्लेन करें मुझे। और ये प्रोपेगेंडा पहले कुलभूषण यादव ने बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा किया, और इसी तरह से ये भी कोई कुलभूषण यादव ही होगा जिससे जानबूझ के ये सारा। मैं आपसे पूछ रहा, कुलभूषण यादव के जाके पीछे आप लोग छिपने लगते हैं। अजमल कसाब कहां से आया था? हाँ, ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया? हाफिज सईद कहां रहता है? मसूद अजहर कहां है? सैयद सलाउद्दीन कहां है? पीओके में ये जो दाऊद इब्राहिम कहां रहते? कराची में, क्लिफ्टन में, कहां रहता है? जी, उस हवाले से कभी आपने उनकी कोई स्टेटमेंट सुनी है कि पाकिस्तान के हवाले से या पाकिस्तान ने उन्हें कभी किसी मिशन पे भेजा हो? कुलभूषण यादव ने तो बाकायदा तौर पर अपनी स्टेटमेंट दी है कि जी जिस तरह से उसके जो मिशन से उसे पाकिस्तान अजमल कसाब ने इस देश पर अटैक किया था। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। अजमल कसाब ने इस देश पर अटैक किया था, आपके स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने। तो उस सिलसिले में ना ही जाए तो बेहतर होगा। आपसे जो सवाल था मेरा, आर्टिकल 370 का माइनॉरिटी से क्या लेना देना है, मेरा सवाल अब भी आपसे ये है। और आज मैं चाहती हूं, और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं बार बार, जो देख रहे हैं ना इस समय दर्शक, उन्हें पता चले सही और गलत का फर्क। दुष्प्रचार क्या होता है वो देखना चाहिए आज इस डिस्कशन में। इन्हें बदतमीजी लगती है अगर इन्हें पलट के सवाल करो तो।
बेअदबी लगती है इन्हें। पलट के सवाल बताइए, बदतमीजी करेगा, एक सेकेंड, बदतमीजी। फैजा मलिक, अनदर 30 सेकेंड्स। 370 और माइनॉरिटीज का क्या लेना देना, और उसके बाद आरजू काजमी। सॉरी, आपको इसके बाद में फ्लो दूंगी, प्लीज। आई नो यू हैव बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। 370 का बहुत ज्यादा लेना देना है। वहां पर जिस तरह से आप लोगों ने कश्मीरियों के हुकूक सर्व किए हैं, और उसके अलावा भी कश्मीर के अलावा भी जिस तरह से इंडिया में, भारत में मुसलमानों के हुकूक सर्व किए जाते हैं, उन्हें कौन सी मजहबी आजादी हासिल है वहां पर? अभी जिस तरह से रिसेंटली जो निकाबपोश खवातीन थी उनके साथ जिस तरह के चीजें की गई हैं, वो क्या किया गया है? सोशल मीडिया पर थी, हर जगह क्या पर किया वायरल गया हुई है? है। क्या किया गया है? एक पॉइंट पर रहिए मेरे साथ, एक पॉइंट पर। 370 का माइनॉरिटी से क्या कनेक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये क्या है, क्या किया गया है? एक सेकेंड, ऐसे मत भागिए, मुझे पता है कि आपको पता है, यू आर गेटिंग कॉर्नर्ड, कोई बात नहीं। ये मुझे बताइए क्या किया गया है? नहीं, अभी टेक्नोलॉजी भी कॉन्स्पिरेसी करती है। फैजा मलिक, मुझे सुन पा रही हो? क्या किया गया है मुस्लिम महिलाओं के साथ? जी, जिस तरह से अभी हमने रिसेंटली काफी इस तरह के इश्यूज इंडिया में देखे हैं, मुस्लिम खवातीन को निकाब के हवाले से जिस तरह से टॉर्चर किया गया है, वो बात नौजवानों की जानिब से, आप जानती हैं क्या मुद्दा है? एक सेकेंड, मैं एक लाइन का सवाल पूछ रही हूँ, उसी का जवाब दीजिएगा। भारत में नकाब पहनना, बुर्का पहनना, हिजाब पहनना, ये सब बैन है? बिल्कुल, ये बैन है। बिल्कुल, जिस तरह का थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। किया जाता है, ये हाल है पाकिस्तान में जो भारत में होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग का। थोड़ी देर पहले एजाज अहमद कह रहे थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को, ये तो साजिश थी भारत की। अभी मोहतरमा कह रही हैं फैजा मलिक 370 तो माइनॉरिटीज से जुड़ा हुआ है। अब कह रही हैं वहां पे तो भारत में तो परमिशन नहीं है हिजाब बुर्का पहनने की। अब इसके बाद आप इनसे क्या डिबेट करेंगे, सोचने वाला सवाल है। आरजू काजमी, पहले तो इनको मैं एक बात बतानी है फैजा मलिक, थोड़ा सा अभी आपके पास टाइम है। इंटरनेट में हर सवाल का जवाब मिल जाता है टू एन एक्सटेंट। आप एक बार देखिएगा, जो आपने मुद्दा ही नहीं समझा और आपने प्रोपेगेंडा का हिस्सा बना लिया, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के राइट्स के तहत ड्रेस कोड का मामला है। भारत में ना हिजाब पर पाबंदी है, ना बुर्का पर पाबंदी है। ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए जब आप इस तरह के शो में आती हैं। एंड सॉरी फॉर बीइंग बदतमीज इफ यू थिंक स्पीकिंग फैक्ट्स इज बीइंग बदतमीज। आई डू दैट बदतमीजी अगेन एंड अगेन। आरजू काजमी, क्या फैक्ट से मुंह मोड़ लेने से सच्चाई बदल जाती है क्या? चाहे वो माइनॉरिटीज को लेकर अपना इतिहास हो, चाहे वो माइनॉरिटीज को लेकर वर्तमान हो, चाहे ये लेटेस्ट बेअदबी का मामला हो। एंड आई एम सॉरी आई केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। I'm sorry about that. नहीं, so please. No, please, it's okay. अदिति, हमारे यहाँ जो है 370 और माइनॉरिटी का उसी तरह से ताल्लुक है जैसे हमारे किचन में आलू का होता है। जब हमें कुछ नहीं मिलता सालन में डालने के लिए तो हम आलू डाल देते हैं। इसी तरह से जब हमारे पास किसी बात का जवाब नहीं होता तो हम 370 ले आते हैं, चाहे उस पर बात हो रही हो या ना हो रही हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, माइनॉरिटी के साथ बिल्कुल पाकिस्तान में गलत हो रहा है, होता रहा है। मैंने ये बात हमेशा से मानी है। और जिस तरह से ये लोग गुरुद्वारे में गए हैं, ना ये पहली बार है और ना ये आखिरी बार है। वरना जब सबा कमर जो है हमारी जो एक्ट्रेस है, उन्होंने जब फैसल मॉस्क में शूटिंग की थी अपने किसी प्ले की, तब तो उनके लिए फतवे निकल आए थे और सारे मुल्ला पीछे पड़ गए थे। और ऐसा अगर कभी भी कुछ होता है मॉस्क के अंदर तो सब लोग पीछे लग जाते हैं। लेकिन अगर हम मंदिर तोड़ दें, गुरुद्वारा तोड़ दें या हम चर्च को नुकसान पहुंचाएं तो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं होता 2-4 दिन के लिए, क्योंकि इंडियन मीडिया शोर मचाता है। अरेस्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे। पीएमएलएन के मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं, इनकी तो अपनी पार्टी की मेंबर जो क्रिश्चियन थी, रोमानिया खुर्शीद आलम, उनको कलमा पढ़ा दिया इन्होंने। और मैंने तो अभी ट्विटर देख सकते हैं मेरा, मैंने आज भी ट्विटर पे लगाया है कि जी दिवाली आ रही है और मैं हिंदू कम्युनिटी के साथ दिवाली मनाना चाहती हूँ। तो अगर किसी को कोई हिंदू मिल जाए जो कलमा पढ़ने से रह गए हो पाकिस्तान में, तो वो मुझे कांटेक्ट कर लें। तो यहाँ पे तो ये सिचुएशन है और बढ़ती चली जा रही है। चाहे वो सिंध में हिंदू बच्चियों को उठाने का मामला हो, चाहे वो मियाँ मिट्टू हो, चाहे वो मियाँ मिट्टू के साथ हमारे लीडर्स की पिक्चर्स हो, हम बड़े आराम से इनकार कर देते हैं। हम बड़े आराम से कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, सब बहुत खुश रह रहे हैं। लेकिन ये एक सफेद झूठ है जो सबको मालूम हो गया है। तारिक जमील, उन पर अटैक हुए थे नहीं हुए थे? सोशल मीडिया पर उनको कॉर्नर किया गया था या नहीं किया गया था?
देखें जो कुछ इन लोगों ने सिखाया है लोगों को, जो माइंडसेट बना दिया है एक तालिबानी माइंडसेट, हर मजहब से नफरत, तो जाहिर है अगर कोई जाएगा गुरुद्वारे में, अगर मैं भी जाके पिक्चर्स लगाऊंगी तो मुझे भी उल्टा सीधा बोलेंगे। यहाँ पे तो ये एक तरीका है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो लोग जूते पहन के गुरुद्वारे में खड़े हुए हैं और हम बहुत आराम से कह रहे हैं कोई बात नहीं जी, ऐसा हो जाता है, उनको सजा मिलेगी। कोई सजा नहीं मिलेगी, ये मैं अभी बता रही हूँ, कुछ भी नहीं कहा जाएगा और छोड़ दिया जाएगा इन लोगों को। ऐसा पहले भी हो चुका है और ऐसा आगे भी होता रहेगा और हम यही देखते चले आ रहे हैं। आरजू थोड़ा ध्यान से, ये आपको भी बदतमीज कह सकते हैं, नहीं, जो इनसे तहत नहीं रखता है उसे बदतमीज करार दे देते हैं, जो इनसे सवाल पूछ ले। आरजू की बात का जवाब देंगे हम इंशाल्लाह। दीजिए जवाब दीजिए। देखें, बात ये है कि ये जो आरजू बहन मेरी बैठी हैं, ये कह रही हैं कि हम गुरुद्वारे तोड़ते हैं और क्या क्या तोड़ते हैं। पता ही अजीब सी बात की मेरी बहन ने। और दूसरा बात आप कर रही ना बदतमीज, उन्होंने हमें कहा, हमारे पाकिस्तानियों को कहा, मुसलमानों को कहा, मैंने उनको इसलिए बदतमीज कहा है। दूसरी बात है, हम लैंग्वेज कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते। मुद्दे पर आ जाइए, जो पॉइंट उन्होंने रखे उस पर आ जाइए। मैं मुद्दे पर आ रहा हूँ। देखिए, हमारे गुरुद्वारा करतारपुर में एक शूटिंग की, उसको फौरन सजा मिली, उसने माफी मांगी खातून ने, जो अदाकारा थी, जो मॉडल थी, जो भी थी वो। मैं यही कहता हूँ कि पता नहीं क्या हो गया हमारे मीडिया वालों को, ये जो वीडियोस बनाते हैं, इन्हें जालमों को क्यों मस्जिदें मंदिर नजर आते हैं, गुरुद्वारे नजर, क्यों ये शॉपिंग मॉल में और इनमें शूटिंग नहीं करते हैं। हम इसको बिल्कुल इंशाल्लाह इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मस्जिद में, मंदिर में और गुरुद्वारे में जाकर के हम वीडियो बनाएं। ये शॉपिंग मॉल इसीलिए होते हैं, पार्क इसीलिए होते हैं, लेकिन ये एक अजीब सा ट्रेंड बनाया हुआ है। आप देखिए, बादशाही मस्जिद में एक ने किया था, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया था गवर्नमेंट ने, और गुरुद्वारा साहब में भी हुआ, उसमें भी एक्शन हुआ। अब आप उसको भूल जाते हैं जो हम लोगों ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, उन्होंने माफी मांगी। आप खुद ही कह रहे हैं ट्रेंड बन चुका है। तो ट्रेंड कब बनता है? ट्रेंड कब बनता है? जब आप ट्रेंड जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो कब आता है? जब कोई चीज रिपीटेडली हो जनाब, जब कोई चीज रिपीटेडली हो। और यहाँ पर तो हम बहुत सीरियस ग्रेव सिचुएशन की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए ध्यान से, पहले MS बिट्टा जी और उसके बाद मनजिंदर सिंह सिरसा जी, जल्दी प्लीज। ये काजमी जी जो बोल रहे थे, मैं इनकी पहले भी कुछ वीडियो सुन चुका हूं। ये इसको कहते हैं मानवता। गलत को गलत कहना, ठीक को ठीक कहना। हमारी पहले भी डिस्कशनें होती रही हैं। जब पाकिस्तान का हर लीडर, हर मेरा मुस्लिम भाई अगर सच की इसी तरह आवाज उठाएगा तो हिंदुस्तान के साथ कल को हालात भी अच्छे हो सकते हैं। जब हम इनकी तरह ये कहेंगे जो छोटी मोटी बात थी, और हम और सिरसा जी बोले, कहते हम बोलते बहुत हैं। अरे हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई मस्जिद है या कोई अजमेर शरीफ है, क्या किसी की हिम्मत है कि वहां जूते लेके चले जाए? सबसे पहले बिट्टा उसके लिए खड़ा होगा। तो आप ये कहना बार बार, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई हुई थी। और काजमी जी ने क्या बोला, पहले भी ये होता रहा, आगे भी होता रहेगा। इसके लिए आप जैसे लोग इनको दबाने की कोशिश करते हैं। और आप देखिए कि जो वहां पे पंजाब से भेजे हुए, पहले भी कहा, अब भी आगे भी कहूंगा, खालिस्तानी नहीं है वो। अगर खालिस्तानी होते तो सामने आते। ये पाले हुए ISI के गुंडे हैं। एक है वहां पे गोपाल सिंह चावला, हिंदुस्तान के लोग भी उनसे वाजपेयी साई के गुंडे हैं। एक है वहां पे गोपाल सिंह चावला, हिंदुस्तान के लोग भी उनसे वाजपेयी पे बातें करते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं हिंदुस्तान के लोग। और वो आज कहाँ है, कहाँ बैठा है जो AK-47 लेके कहता है हिंदुस्तान को खत्म कर देंगे, नरेंद्र मोदी का नुकसान पहुंचा देंगे। हिंदुस्तान आज एक वो शक्ति ताकत है। जब यूक्रेन का रशिया से झगड़ा हुआ, पाकिस्तान के बच्चे हमारे तिरंगा झंडा लेके इतनी नाम बनाए, हिंदुस्तान ने वापस आए। हिंदुस्तान के जब पाकिस्तान के बच्चे हमारे बच्चे जब पाकिस्तान में एक स्कूल के अंदर बच्चों को गोलियों का निशाना आतंकवादियों ने बना दिया, हिंदुस्तान की हर माँ, हिंदुस्तान का हर बाप, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, उसकी आंखें नम थी। उसने प्रेयर की कि हमारे बच्चों को शांति मिले और इन कातरों को सजा मिले। ये है हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान को कहते हैं मिनोरिटी। हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। 2 करोड़ की आबादी। आपने
त्यागी जी ने भी बता दिया, मैंने भी बता दिया, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर है। हमारा कुछ शरारती लोग शरारत कर सकते हैं, पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारा एक है। हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क है। मैं कहना नहीं जाना चाहता, पर जो कादमी जी ने बोला, हिंदुस्तान में ऐसे लोग यहाँ भी हैं, हम भी उसी लाइन पे चलते हैं, हम भी हमेशा आवाज देते हैं। भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बचपन से लेके 7 साल की उम्र से लेके आज तक हमारा भी नारा है, इसलिए हमारे ऊपर बम गोलियां चलते हैं। पर आप जो रोज पाकिस्तान के जरिए, ड्रोन के जरिए पंजाब के अंदर आतंकवादी भेजते हैं, हथियार भेजते हैं, नार्को टेररिज्म भेजते हैं, ये क्या कोई अच्छा काम है क्या? 370 जवाब लीजिए इरशाद अहमद, उसके बाद एजाज अहमद, जल्दी जल्दी। मुझे थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं आ रही थी, मैंने सुना नहीं बिट्टा साहब को। बिट्टा साहब, मैं यही कहता हूं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हिंदुस्तान में कोई शहीद होता है या पाकिस्तान में, दुनिया में कोई भी टेररिज्म के थ्रू जब किसी को कत्ल किया जाता है या शहीद किया जाता है, वो जुल्म होता है पूरी इंसानियत के साथ। एक बात तो यह है कि हम हमेशा इसके खिलाफ बात करते हैं, जो दहशतगर्दी हो रही है ये ठीक नहीं है। मैं वही कह रहा हूं कि जो कुछ ये दहशतगर्दी है ये अच्छा काम नहीं है। इंसान ही नहीं होता जो दहशतगर्द होता है, वो जानवर होता है। जानवर ही इंसानियत का कत्ल करता है, इंसान का कत्ल करता है। ये बिट्टा साहब के साथ हूं मैं। बिट्टा साहब, हकीकत यही है कि जो लोग दहशतगर्द थे, अल्लाह उनको निस्तो नाबूद करे। जितने भी दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान में हो या कहीं भी हो, तो इंशाअल्लाह उनका काम खत्म होगा, तमाम होगी दहशतगर्दी पूरी दुनिया से। ये तो याद रखिए, क्योंकि दहशतगर्द हर कोई कहता है, हर कोई कहता है, इसमें क्या रॉकेट साइंस है कि आतंक का खात्मा होना चाहिए, आतंकियों का सफाया होना चाहिए। सर, दिक्कत तो ये है ना, उधर से कहां से आता है आतंक? भारत में आतंक कहां से आता है? ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक तरफ से आतंकी आए और दूसरी तरफ से आप कहें नहीं हम शांति चाहते हैं। आतंकी का तो कोई काम ही नहीं है, आतंकी तो इस जमीन पर गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। आप कहें कुछ और करें कुछ, तो कैसे चलेगा सर? भाई वॉक द टॉक ना। मेरी बात तो रोक देना, कश्मीर में जुल्म रोके खुदा की। कौन से आप पीओके की बात कर रहे हैं क्या? पीओके की बात कर रहे हैं? पीओके की बात कर रहे हैं ना? मैं भी आपसे बात कर रही हूँ। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की बात मैं भी आपसे कर रही हूँ। मैं भी आपसे उसी की बात कर रही हूँ। बहुत जुल्म हो रहा है वहां पर, रोक दीजिए। मैं आपसे वही कह रही हूँ, रोक दीजिए वहां पर जुल्म, रोक दीजिए। क्यों नारे लगते हैं वहां पर? क्यों नारेबाजी हो रही है आपकी फौज के खिलाफ? क्यों बेच दिया है आपने उसे चाइनीज को? आप बताइए ना, चाइना को क्यों बेच दिया है? चाइना के कंट्रोल में क्यों दे दिया है? क्यों वहां पर रूस प्रोटेस्ट हो रहे हैं? बात कीजिए, अब बात कीजिए ना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल सही कहते हैं, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जुल्म हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए ना उस पर, जवाब दीजिए। कहाँ नारा लग रहा है? अच्छा, एजाज अहमद साहब बोलना चाह रहे हैं साजिश और सरेंडर में फर्क। मुझे पूरी उम्मीद आप समझ गए होंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर भी देख लिया होगा और तस्वीर भी देख ली होगी आपने। लेकिन ये किसके खिलाफ नारा लगता है पीओके में? पीओके में किसके खिलाफ नारा लगता है? पहले मनजिंदर सिंह सिरसा, उसके बाद एजाज अहमद। देखिए, मैंने तो पहले तो आरजू काजमी ने जो यहाँ सच बोला, बिट्टा जी ने जैसे बोला, कहा कि देखो इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। हमारी बॉर्डर की सीमाएं जो हैं वो इतनी ज़्यादा तंग दिल होते जा रहे हैं लोग दूसरी तरफ कि सच्चाई बोलने में भी गुरेज करते हैं। बेटियां कैसे बच्चियों को 14-14 साल की बच्चियों को उठा के, जिनका नाम इन्होंने लिए मियाँ मिट्ठू, हम सब जानते हैं मियाँ मिट्ठू कितना बड़ा पापी है, किस तरह से उसने धर्म बदलने के लिए बच्चियों को करंट तक लगाए, 12-12 साल की नाबालिग बच्चियों का निकाह करके फिर चाइना बेचा गया। जो मैं इनको कह रहा था इज़हार आलम जी को, ये जो बैठे हैं पंजाब अपने पाकिस्तान से और बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं, मेरे भाई एक बार आप यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम की रिपोर्ट तो पढ़ लें, आप दोबारा कभी बोलेंगे ही नहीं। और दूसरी बात, आज कम से कम आपको इतनी तो दिखाना चाहिए था कि गुरुद्वारे का मसला है, आप कहते सिख हमारे भाई हैं, लेकिन आप निरंतर बोले गए हैं। आपने एक बार भी नहीं बताया कि जिन लोगों ने ये पाप किया है, बेअदबी किया, उन पर कौन सा मुकदमा दर्ज हुआ। आप तो यहाँ तो कह देते हैं सरतन से जुदा, एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। हम तो ये बात कभी कहेंगे भी नहीं ना हम किसी का सरतन से जुदा करना चाहते हैं, ना सोच रखते हैं ऐसी। लेकिन इतना पाप कर रहे हो आप, गुरुद्वारे में जूते लेके चले गए और पुलिस मुकदमा दर्ज करने की बजाय उस आदमी को पकड़ के बंद कर रही है जिसने ये वीडियो बनाई।
जिसने ये जानकारी दी। इतना बड़ा पाप करने के बावजूद बेचारा कोई सिख भाई हमारा बोल ही नहीं पा रहा वहां पे, क्योंकि बोलेगा तो उसको आप जेल में डाल दोगे। इतना बताओ ऐसा अत्याचार कहां दुनिया में हो रहा है सिवाय पाकिस्तान के? एक जगह बता दो जहां पाकिस्तान के अलावा इतना अत्याचार हो रहा हो। ठीक है, इजाज अहमद। हमारे यहाँ तो आर्मी चीफ से लेके सब कुछ है, लेकिन आपके यहाँ तो पुलिस में आर्मी में एक आदमी भी नहीं भर्ती होता, एक आदमी भी भर्ती नहीं होता। हमने करतारपुरा बनाया, आपने तो नहीं बनाया ना। हमने ऑफर की, हमने कर रहे हैं, हमारा करतारपुर आपने छीना हुआ है। नहीं, हमारा छीना हुआ गुरुद्वारा है वो आपने छीना हुआ गुरुद्वारा है, आपको नहीं रखना चाहिए वो। जाति तौर पर आपने छीना हुआ गुरुद्वारा है जिसको आपने वकाफ बोर्ड को दे रखा है वहां पे। नहीं जी, देखिए आप जाति मत कीजिए ना, आपको शायद जानकारी नहीं है मेरे भाई, आपको शायद जानकारी नहीं है, भूल लीजिए। एजाज अहमद साहब, एजाज जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, करतारपुर साहब हिंदुस्तान को 3 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, आपने जबरदस्त छीन रखा है। बगैर कोई एक्ट कर देते हैं। अभी इरशाद साहब ने अभी बताया ना, करतारपुर गुरुद्वारा आपने रखा ही क्यों अपने पास? जब आपने पाकिस्तान से जब हमारे सिख ही बाहर निकाल दिया तो गुरुद्वारा भी हमें दे दो अपना। भाई जब आपने हमारे सिख ही निकाल दिए 1947 में, 10 लाख सिखों को अब निकाल दिया आपने, बाकियों को मार दिया आपने, हमारा गुरुद्वारा ही हमें दे दीजिए। आपने रखा ही क्यों हमारा गुरुद्वारा? रियासती सतह पर आप जूते पहन के जाएंगे गुरुद्वारे में और फिर जस्टिफाई करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है यार। नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अहमद साहब, आपको अच्छा, आप एक धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी लगते हैं, लेकिन आप धर्म में इतना मत नीचे आ जाए कि आप दूसरों के धर्म के बारे में इस तरह से बोले। ये अच्छी बात नहीं है आपकी, ये अच्छी बात नहीं है। मैं 100 सवाल देता हूँ, और आप ये बता दीजिए कि जब मस्जिद में ऐसी शूटिंग हुई तो आपने क्या किया था? एजाज साहब, एजाज जी, मुझे एक जवाब दे दीजिए। एजाज भाई, जब मस्जिद में ऐसी शूटिंग हुई थी तो आपने क्या किया था? आज गुरुद्वारे में हुई है तो आपका मुंह बंद क्यों है? ये बता दीजिए। तब तो आपने उनके खिलाफ फतवे जारी कर दिए थे, आज वो फतवे कहाँ हैं जो उनके लिए जारी किए थे? भाईजान अर्ज तो सुन लेना, भाई साहब अर्ज तो सुन लीजिए। मस्जिद में हुआ, एक शोर उठा, सभा कमर ने माफी मांग ली। आज एक वाकया हुआ, शोर उठा, जो लोग गए हैं, मैं तो उनको सपोर्ट नहीं करता, मतलब मैं किसी मजहब की, और आप यही कह रहे माफी मांग लेंगे तो बतौर मुसलमान भी। नहीं, अच्छा मान लीजिए, मैं आपके, मेरी बिनती सुनिए, मान लीजिए मैं किसी नहीं, अगर वो मस्जिद में चले गए होते ऐसे तो माफी मांगने से काम चल जाता। नहीं एजाज जी, अगर वो मस्जिद में ऐसे चले गए होते तो माफी मांगने से काम चल जाता। नहीं एजाज जी, मेरी बात का जवाब, सवाल सुनिए ना। अगर एजाज साहब, एजाज जी, अगर वो मस्जिद में ऐसे चले गए होते जूते पहन के, आप माफ कर देते, अब माफी से काम चल जाता। एजाज जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए इस चैनल पे, अगर वो लोग मस्जिद में जूते पहन कर गए होते तो माफी मांगने से काम चल जाता। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब लीजिए। एजाज अहमद, 30 सेकंड्स है, 30 सेकंड्स है, उसके बाद तारिक फतेह को इस डिस्कशन में लेकर आऊंगी मैं, प्लीज। तो आप क्या उसको फांसी लगाएंगे? किसको? गलती कर दी, अब टाइम दीजिए, कार्रवाई होगी। जहां तक मैंने कहा गलती उनसे हो गई, कार्रवाई उनके खिलाफ जरूर होगी। जो बातें आप कर रहे हैं मिठू और ये वो, मुझे एक बात बताइए, कोई एक कपल ऐसा आया नहीं? भारत में तो आप इंस्टेंट जस्टिस की बात करते हैं, क्या हो गया? नहीं, एक सेकेंड एजाज अहमद साहब, भारत में तो आप चाहते हैं कि अभी बिल्कुल अगर कुछ गलत हो जाए तो एकदम फौरन इसी सेकंड इंसाफ हो जाए, आपके लिए अलग पैमाना है सर। लोग बात सुन लीजिए पहले, अगर आप बात नहीं सुनेंगी तो फिर बात कन्वे नहीं होगी ना। अभी आप लोगों ने मिसाल दी कि जी वो पाकिस्तान में इतनी माइनॉरिटीज कम हो गई, बांग्लादेश जब बना तो उसके बाद माइनॉरिटीज का एक बड़ा हिस्सा तो वहां रह गया। अभी एक साहब फरमा रहे थे कि वो जी 10,000 लोग वहां थाईलैंड में, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। ठीक है जी, नहीं, आप हिस्ट्री को और फैक्ट्स रिकॉर्ड करके। अरे आपको ये क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली कि सरेंडर था वो पाकिस्तानी फौज का? ये मिल गई आपको क्लैरिटी? मैं आप पर ये इल्जाम लगा दूं किसी सब्सटेंस के बगैर, ये मुनासिब नहीं है। फोटो हो तो जरा दिखा दें इनको। इनके इमरान खान नियाजी को नियाजी लगाने में नाम में कितनी तकलीफ होती है सर। ये तस्वीरें हैं, जरा सा देख लें सर। एजाज अहमद साहब, कल तस्वीरें देख लें सर, ये साजिश की तस्वीरें देख लें, साजिश की तस्वीरें। बात करी थी क्या ऐसे एलिमेंट आपके सर, ये देख तो लीजिए, सरेंडर है कि क्या है? ये सरेंडर है क्या है? कोटला ग्राउंड की विकेट किसने उखाड़ी थी? गोधरा में ट्रेन किसने जलाई थी? गोधरा तक पहुंच गए, 71 याद नहीं आ रहा इनको। 71 की चुभती हैं तस्वीरें, चुभती हैं, डिनायल मोड में रहते हैं। सरेंडर कौन कर रहा है? ये घुटनों पर कौन आ गया? एजाज अहमद, एजाज अहमद, ये घुटनों पर कौन है? ये हथियार कौन रख रहा है नीचे? देखिए, आपने समझौता एक्सप्रेस की ज्वाइंट, अब समझौता एक्सप्रेस चले गए, और कहीं चले जाइएगा, और भी कहीं चले जाइएगा, कोई बात नहीं, दौड़ते रहिए। ये तस्वीरें, इन पर भी एक लाइन इन तस्वीरों पर, एक लाइन इन तस्वीरों पर।
एक लाइन इन तस्वीरों पर। पाकिस्तानी मारे गए हैं, उसमें सैकड़ों पाकिस्तानी मारे गए हैं। जिस तरह से आपके यहाँ लिंचिंग होती है, दिल्ली में अभी चंद माह पहले जब आप 335A और 370 खत्म कर रहे थे, उसके बाद दिल्ली में मुसलमानों के साथ क्या बात, कितनी मसाजिद पर अटैक हुए। आपकी तबीयत ठीक है सर? आप तथ्य जानते हैं इंडिया के बारे में? 35A और 370 का माइनॉरिटी से लेना देना है? जरा एक्सप्लेन कीजिए मुझे, जरा तथ्य बताइए जरा मुझे, कौन सी वो क्लॉज है जो कनेक्ट करती है माइनॉरिटीज को 35A, भारत की माइनॉरिटीज को 35A और 370 से? मुझसे मुद्दे पर बात कीजिएगा, बिल्कुल मुद्दे पर बात कीजिए मुझसे। बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को क्या सजा मिली? पहले डिसाइड कीजिए आपको बात क्या करनी है, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं बची है। अच्छा चलिए, आप पहले कश्मीर पर ही बात कर लीजिए। पहले सुनिए ध्यान से सुनिए। 370 और 35A पर होमवर्क कीजिएगा। आपको नहीं पता 35A क्या कहता है, 370 क्या कहता है? चलिए बताइए, आर्टिकल 370 क्या कहता था? एजाज अहमद, आर्टिकल 370 क्या कहता है? आपने जो दोनों आर्टिकल्स खत्म किए, उनकी इम्प्लीकेशन के ये है कि उसके बाद आपने सिटीजनशिप जो है वो कवानीन तब्दील कर दिए और वहां इंडिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लाकर लोगों को बचाना शुरू कर दिया। कहां से कहां जा रहे हैं? पहले आप डिसाइड करिए कहां हैं आप, किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं आप? बात कर रहा हूं। नहीं, दिल्ली में प्रोटेस्ट करवा रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कि यहाँ से वहां से फलाना कुलाना शुरू कर दिया। आपके पास जवाब नहीं। तो आर्टिकल 370 क्या कहता है? मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, तब से आपने, फैजा मलिक ने आर्टिकल 370 कहता क्या? आर्टिकल 370 का लिंक मैं आपको 370 का ताल्लुक बता रहा हूँ ना। 370 खत्म करने के बाद आपने सिटीजनशिप एक्ट तब्दील किया। सिटीजनशिप एक्ट तब्दील करने के बाद आप कश्मीरियों को आर्टिकल 370, ध्यान से सुनिएगा, एक और झूठ, एक और तथ्य से दूरी। आरजू काजमी, आप प्लीज इन्हें समझाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इंडिया के बारे में जब ये बात करते हैं तो थोड़ा सा होमवर्क करें, इन्हें समझाएं कि आर्टिकल 370 का इंडिया की माइनॉरिटीज से, इन्हें समझाइएगा। एजाज अहमद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्हें बताइएगा कि उसका माइनॉरिटी से लेना देना नहीं है। इनको आप समझाइएगा, इन्हें ये भी बताइएगा कि CAA का इनको पता ही नहीं है, इनको पता नहीं है किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ये वो हाल है, बस पाठ रट कर आ गए, तथ्य समझ आया या नहीं आया, आए हैं तो बस उड़ेल देना है स्क्रीन पर। सुनिए ध्यान से, CAA का भारत के मुसलमान से लेना देना नहीं है, ये आपको पता नहीं, आपको एक्ट भी नहीं पता है, आपको एक्ट भी नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है। आपको बस आकर कहना है, 3 लाइनें आपने रटी हैं, भारत में मुसलमान जो है उन पर अटैक हो रहा है, वो अंडर अटैक है, आपने उनके हुकूक छीन लिए हैं और आप उन पर जाती कर रहे हैं, लेकिन सबूत कोई नहीं है। चलिए आप POK की बात कर लेते हैं। 3 बार आप गलत साबित हो गए, जवाब नहीं है। और ये जनता को समझना चाहिए, भारत की जनता को समझना चाहिए, बिल्कुल देखना और समझना चाहिए। इन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर और इन्हें साजिश का अंतर नहीं मालूम है। अच्छा सर, ये बताइए सर, सुनिए ध्यान से प्लीज, ये POK में ये जो नारे लगते हैं, कश्मीर की बात कर रहे थे ना, POK में जो नारे लगते हैं, POK में जो नारे लगते हैं, वो कौन सी वर्दी की दहशतगर्दी की बात करते हैं? कौन सी वर्दी है वो? मेरी नजर में POK में एजाज साहब सवाल भी सुना करें सर। थोड़ी देर पहले आप मुझे बता रहे थे कैसे डिबेट कंडक्ट करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। अरे सवाल तो सुन लीजिए, वाद विवाद में सवाल का जवाब देना पड़ता है। वो कौन सी वर्दी की दहशतगर्दी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है? मेरा स्कैंडल तो नहीं है ना, वो इंडिया का स्कैंडल है। कौन सा स्कैंडल बता रहे हैं? ये कौन सा स्कैंडल बता रहे हैं? उसामा बिन लादेन का क्या? उसामा बिन लादेन की बात कर रहे हैं क्या? उसामा बिन लादेन पकड़ा है, हमने छुपाया तो नहीं ना। लेकिन हिंदुओं की हालत क्या है, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सुनिए। हिंदुओं की हालत क्या है वो दुनिया से छिपी नहीं है। हिंदू फोबिया जो है ना आपको और आपके सियासतदान को, वो देख रही है दुनिया। आपने बताया नहीं अभी तक मुझे वर्दी के पीछे दहशतगर्दी की। अरे वर्दी और दहशतगर्दी की, सर सुन लीजिए ना सवाल। अब आप नहीं, क्योंकि अब आपको चुभ रहा है, फौज लताड़ेगी, फौज की डांट खानी पड़ेगी अगर इस सवाल का जवाब दे दिया आदित्य त्यागी को। तो ये दहशतगर्दी कौन सी वर्दी? अरे बताइए तो, दहशतगर्दी के पीछे कौन सी वर्दी? आपके बैंक्स इन्वॉल्व हैं। एजाज अहमद, दहशतगर्दी के पीछे कौन सी वर्दी? दहशतगर्दी के पीछे कौन सी वर्दी? इंडिया में हुए दहशतगर्दी के पीछे कौन सी वर्दी ने सुनाई नहीं दे रहा है।
ये होता है, सुनाई देना बंद हो जाता है जब सवाल चुभ रहे हो और सवाल का जवाब ना हो, तो आप लगातार बोलते रहिए क्योंकि जवाब तो है नहीं। तो आज आपको एक क्लिप भेजेंगे हमारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर, वो क्लिप ध्यान से सुनिएगा। आप ही के कब्जे वाले कश्मीर का क्लिप है वो। तारिक फतेह सुनना नहीं चाहते ने आर्टिकल 370 क्या है नहीं मालूम, सीए और आर्टिकल 370 में फर्क क्या है इन्हें नहीं मालूम, साजिश और इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर में क्या फर्क होता है वो भी नहीं मालूम। पढ़ने की आदत नहीं है ना इनके यहाँ। मसला ये है कि ये मार्च 1948 से अपनी फौज भेज के बलूचिस्तान पे कब्जा करके बैठे हुए। वहां जो खाना जंगी हो रही है उस पर कोई इनको मसला नहीं है। बलूचिस्तान का जो मुसलमान है वो वैसा ही है जैसे बांग्लादेश का था, क्योंकि इनकी हुक्मरानी है। ये वहां बैठे हुए इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं जो हर बात में अल्लाह मियाँ को ले आते हैं कि उनके भले से उनके कब वो कंट्रोल में है सब कुछ। आज तक यानी आप बताइए 70 साल हो गए हैं, इन्होंने कभी मिलिट्री एक्शन बलूचिस्तान में नहीं रोका। आज जो सिंध के अंदर जो मूवमेंट चल रही है फॉर एन इंडिपेंडेंट सिंध, वो क्यों चल रही है? ये मोहनजोदारो को नहीं मानते हैं अपनी ओरिजिन, ये अपने आप को समझते हैं कोई सेकंड हैंड तुर्की से आए हुए लोग बैठ गए यहाँ आके। दिस इज अ वेरी शेमलेस कंट्री, क्योंकि दे हेट द लैंड दे वर बोर्न ऑन। इनको नहीं पता कि सीता के बेटे के नाम का शहर है लाहौर। दे डोंट इवन नो दैट। केश के नाम का कसूर है, ये वहां हिंदू नहीं रह सकता कोई। ये इन्होंने, आप सोचिए रंजीत सिंह के कैपिटल के अंदर सिख ना रहता हो, वहां उसका स्टैचू तोड़ देते हैं। इनको शर्म नहीं आती अपनी हिस्ट्री देख के। रंजीत सिंह वॉज अ लीडर ऑफ पंजाब, नॉट जस्ट सिख्स। उसके मिनिस्टर्स थे मुसलमान, उसके कमांडर्स थे मुसलमान। द फर्स्ट आर्मी जनरल हु टुक द वॉर इनटू काबुल, एंड उसके बाद कभी हिंदुस्तान पे हमला नहीं हुआ। उसकी कोई पहचान नहीं है। पाकिस्तान डज नॉट ऑब्जर्व लाला लाजपत राय का जो लाहौर के अंदर है। गंगाराम रोड की बात कर लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कौन थे गंगाराम, लाहौर के बनाने वाले। दे थिंक कि ये तैमूर लाया था लाहौर कहीं से और फिर हमें एड में दे दिया उसने, और हम माई बाप करते रहेंगे। अरे अल्लाह देखो हमें सड़क दे दी, आए देखो अरब आए थे उन्होंने 2-4 और हमको इमदाद दे दी। भिखारी हो गए हैं ये। प्याला लेके जगह जगह घूम रहा बेचारा वो हमारा प्राइम मिनिस्टर, फिर भी सीधा आदमी है कि पैसे दे दो। इतने बेशर्म लोग कि पाकिस्तान के गरीब लोग पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं और पाकिस्तान की रूलिंग क्लास वो ही पैसा स्मगल करके बाहर भेज देती है। दीज आर पीपल हु डू नॉट डिजर्व एनी कंट्री, लीव असाइड पाकिस्तान। बेचारे का नाम जो पे से है वो तो कोई अरब प्रोनाउंस भी नहीं कर सकता। सिंध अलग होगा, बलूचिस्तान अलग होगा और पख्तूनों की जमीन अलग होगी। तब ये जब अकेले होंगे और लैंडलॉक्ड होंगे तब हम इनसे बात करेंगे। देखें ये अब आप ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं ये बुजुर्ग आदमी। जब तुम अफगानिस्तान की तरह तुमको पानी नहीं मिलेगा पीने को, गैर महफूज। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हुआ था, होता ना। आप हमारे यहाँ पानी रोक के बैठे हुए इश्यूज हैं, हम उनको एडजस्ट भी करते हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली में जो मुस्लिम माँ बोली को मनाइए, उनको कत्ल किया गया, आप अपनी माँ बोली से शर्मिंदा हैं, अपनी माँ बोली से शर्मिंदा। किस टाइप का काम? बाबरी मस्जिद वालों में से कितनों को आपने सजा दी? आप मुझे बताइए। बाबरी मस्जिद से कितनों को? बाबरी मस्जिद कौन था? बाबर ने क्यों बनाई मस्जिद वहाँ? एक सेकंड, बाबर कौन होता है? पाकिस्तान को लेकर आप भी पहले भी कई बार मेरे डिस्कशंस में आई और हमारे बीच जो बात हुई है, पाकिस्तान डिनाइल में क्यों रहता है? ये मजबूरी है या आदत है? मेरा ख्याल है आदत सी हो गई है। और दूसरी बात ये कि हम लोग माइनॉरिटीज को इतना कोई खास समझते नहीं है कि वो कोई इंपॉर्टेंस रखते हो पाकिस्तान में, इसीलिए वो कम भी होते चले जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि PMLN जिनके मेंबर यहाँ बैठे हैं, इन्होंने तो अपनी खुद की मेंबर जो क्रिश्चियन थी उनको कलमा पढ़ा दिया है और 2020 में वो मुस्लिम हो गई हैं। और रोमानिया खुर्शीद आलम, मैं नाम भी बता रही हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि उनको अपनी जो है इस एज में जाके उनको लगा कि जी मुझे रिलीजन चेंज कर लेना चाहिए। इसी तरह से जो माइनॉरिटीज के कई लोग यहाँ पे जो हिंदू कम्युनिटी के भी रहते हैं, उन्होंने नाम अपने मुस्लिम वाले रखे हुए हैं।
मैंने उनसे पूछा था, ना सिर्फ ऐसे, मैंने अपने शो में उनसे बात की और पूछा है, तो वो कह रहे कि उनको किसी मौलवी ने कहा था कि पहला नाम मुस्लिम रख लो ताकि पाकिस्तान में आराम से रह सको। तो अगर हम हर चीज के ऊपर तंग करेंगे, परेशान करेंगे लोगों को, तो यही होगा। और हमें जो है बजाय शर्मिंदा होने के, बजाय उस चीज को टीज होने के, हम उल्टा उसमें डिनायल मोड में चले जाते हैं और जो ये बात करता है उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन खैर जो सच है वो सबके सामने है। और हमारे यहाँ ये कहना कि जी बांग्लादेश बन गया था इस वजह से माइनॉरिटी कम हो गई है, ये लॉजिक तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती कि इतना ज्यादा माइनॉरिटी कैसा चला गया बांग्लादेश में कि हमारे यहाँ बचा ही कोई नहीं है। और अभी इस्लामाबाद में जो मंदिर बनने जा रहा था उसमें कितना तमाशा हुआ था। इस्लामाबाद में मंदिर, वहां पे जाके अजान देनी शुरू कर दी लोगों ने, वहां पे कह दिया कि बन नहीं सकता है। क्या कुछ नहीं हुआ, ये सब रिकॉर्ड पे मौजूद है। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रही। और आज इस्लामाबाद में जो मंदिर बनने जा रहा था उसका कोई नाम भी नहीं लेता। साथ साथ पिंडी में जो गुरुद्वारे हैं वहां पे लोगों को घर बना दिया लोगों का रहने के लिए। गुरुद्वारे खाली पड़े क्योंकि सिख कम्युनिटी बहुत कम रह गई है और गुरुद्वारे में जाने के लिए लोग ही नहीं इनके पास। वहां पे खुद मेरे अपने जानने वाले, उनकी फैमिली वहां रहती है। मैंने कहा आप लोग यहाँ क्यों रहते हैं? उन्होंने कहा कि जी ये गुरुद्वारे खाली है और ये हमें किराए पे दे दिए गए, घर बना दिया। मतलब ये कि हमें शर्म नहीं आती और हम इतने पराठे के साथ आके झूठ बोलते हैं और हर चीज में हम रिलीजन को लेकर आ जाते हैं। मुझे 2 नाम बता दीजिए, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, 2 नाम टोटल बता दीजिए जिन्होंने मुसलमान नाम रखे। आपकी बात ही नहीं करी सर, मैं अपना एक कमेंट दे रही हूँ और आप उल्टा मुझे झूठा कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो साबित कीजिए, बताइए ये मियां मिट्टू कौन है, ये बच्चों को उठा के क्यों ले जाते हैं, गुरुद्वारे में लोग क्यों रह रहे हैं, मंदिर कहाँ गए, मस्जिद क्यों तोड़ते हैं, इस्लामाबाद में मंदिर बन रहा था। चलिए मेरे पास वक्त का अभाव है, लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर। और एजाज साहब, फैजा और इरशाद साहब, एक ही दरख्वास्त आपसे रहेगी कि डिनायल में रहना अगर आदत सी पड़ गई है तो कहते हैं आदत अगर बुरी हो तो उस आदत को बदल लेना चाहिए, बदलते हालात को देखते हुए भी और ये समझते हुए भी कि अभी तक आपके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए। ताल ठोके में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी हैं, आप रहिए हमारे साथ।